आज मेरे हाथ में जो पेपर है, वो है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का 2019 का मैथ्स का पेपर है। इसे आज हम विधिवत हल करेंगे और जो बच्चे नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो इसमें जो पहला प्रश्न है 41, एक मैथ्स के आपको पता होने चाहिए। पहले 20 क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चन पहले मानसिक योग्यता के और 20 इसके और 20 हिंदी के। तो पहला प्रश्न है, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने से 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, मालगाड़ी की चाल क्या है? देखिए, एक रेलगाड़ी है, मालगाड़ी 6 घंटे पहले किसी स्टेशन से निकल गई। 6 घंटे पहले स्टेशन से निकली है। 6 घंटे बाद दूसरी गाड़ी जा रही है जो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। अब देखिए, अब क्योंकि ये 4 घंटे में उस गाड़ी से आगे निकल जाते हैं, तो हमने देखना है 4 घंटे में कितनी चली, 4 आवर में कितनी चली है, क्योंकि 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, तो 80 गुणा 4, इसका मतलब 320 किलोमीटर चली। देखिए, दूसरी गाड़ी को 320 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग गया, क्योंकि ये 6 घंटे पहले चली और 4 घंटे इसने ये लगाए गाड़ी को ने आगे निकलने में, तो 6 और 4 10 घंटे, तो इसको 10 घंटे लग गए 320 किलोमीटर जाने में। तो इसकी चाल बतानी है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल माने स्पीड, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, 320 बटे समय 10 आवर। तो ये 0 देखिए कट गए, तो 32 किलोमीटर पर आवर चाल हो गई इसकी। समझ में आ गया? क्योंकि पहले 4 घंटे में इसने उसको क्रॉस किया, तो इसका मतलब 80 किलोमीटर के हिसाब से चली 320 किलोमीटर। और अगली दूसरी गाड़ी ने इसमें 10 घंटे लगा दिए, क्योंकि वो 6 घंटे पहले चली, फिर 4 घंटे ये भी चले लगाए उसने, जो इसने कवर किया, तो 10 घंटे इसने लगाए, तो 320 किलोमीटर जाने में उसने 10 घंटे लगाए, तो इसका मतलब इसकी चाल जो है 32 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो अपने गंतव्य स्थान तक 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने से वह अपने गंतव्य स्थान तक 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी है। देखिए, अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है और वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो 10 मिनट पहले जा रहा है। अगर वो 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो 10 मिनट पहले में, तो 10 मिनट देरी से जा रहा है, अब 42 किलोमीटर में 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो उस स्थान की दूरी बतानी है। तो अभी तो हमें तो दूरी पता नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे। सपोज माना दूरी कुछ भी मान लो आप, जैसे माना दूरी इसी में से एक मानेंगे तो थोड़ा आसान होगा, या तो 30 किलोमीटर मान लो या 42 किलोमीटर मान लो। 42 किलोमीटर, तो 42 किलोमीटर जो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने में 42 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि जब ये देखिए 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब यहाँ पे 60 मिनट में जा रहा है 30 किलोमीटर, बल्कि इसको उल्टा करते हैं, 30 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में, तो 42 किलोमीटर जाएगा 60 बटे 30 गुणा 42, तो 0 कटा और 3 से 42 कटा, 3 कम 3, 3 चक्कू 12, तो 14 छक्का 84 मिनट भाई। ये 84 मिनट में जाएगा 42 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे इतनी जगह है 84 मिनट। और जो दूसरा है, जो दूसरी चाल से चल रहा है 42 किलोमीटर, तो ये 1 घंटे में जा रहा है, मतलब ये जा रहा है 60 मिनट में 42 किलोमीटर। तो यहाँ अंतर कितने का हो गया? अंतर बराबर हो गया, देखिए ये तो जा रहा है 60 मिनट में, और 30 किलोमीटर वाला जा रहा है 84 मिनट में 42 किलोमीटर। ठीक है, तो अंतर हो गया 84 में से 60 को घटा दीजिए, तो 24 मिनट का अंतर हो रहा है। देखिए, अभी यहाँ पे याद रखिए, यहाँ अंतर अगर अगर वो स्थान, उस दोनों स्थानों के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से अंतर
24 मिनट का हो रहा है। जबकि यहाँ ये अंतर कितने का हो रहा है, क्योंकि वो 30 किलोमीटर की स्पीड से अगर चल रहा है तो अंतर 10 मिनट बाद जा रहा पहुँच रहा है। अब 42 किलोमीटर के हिसाब से 10 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो अंतर हो रहा है यहाँ 20 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा करेंगे, अंतर अगर अंतर है 24 मिनट का, तो दूरी है कितनी, 42 किलोमीटर, जो हमने मानी थी, क्योंकि 42 किलोमीटर के हिसाब से 24 मिनट का अंतर आ रहा है। अगर अंतर है 20 मिनट का, तो दूरी हो गई 42/24 गुणा 20, तो 6 चौको 24, 6 सता 42, 4 से 20 काटा 5, तो 7 पंजे 35 किलोमीटर हुए। इसका मतलब वो दोनों स्थानों के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। चलिए आगे, ये देखिए इसको ग्राम में बदलना है। 5045 ग्राम को बदलना है तो किलोग्राम ग्राम में, तो इसका मतलब इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का भाग देंगे तो किसी भी संख्या में से जब हम 1000 से भाग देते हैं, तो ये देखो 5 जीरो इतना हो गया, तो इसमें 1000 का भाग देंगे मानी बट्टे 1000 कर देंगे। तो किसी भी संख्या में 1000 का भाग देने के सीधा क्या होता है, इसके 3 अंक के पीछे दशमलव लग जाता है बस। तो ये दशमलव का मतलब ये हो जाएगा 5.045, मतलब 5 किलोग्राम और 45 ग्राम होगा। क्या, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। अगला, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों के साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ होगा। तो देखिए 10 कोई घन है जिसके 10 किलोमीटर साइड, 10 सेंटीमीटर साइड है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब वो 10 ही लंबा है, 10 ही चौड़ा है, 10 ही ऊंचा है। ठीक है, घनाभ है। वो दो घनाभ हमने मिला दिए, दूसरा घनाभ इसी से मिला दिया, तो यहाँ जो है लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, 10 की कितनी हो जाएगी, 20। बाकी चौड़ाई उतनी ही रहेगी 10, और ऊंचाई भी 10 ही रहेगी। तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, और 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 3 जीरो हो गए इसके आगे। तो 2000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर होगा बी वाला। 45 देखिए, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। 8 किलोमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, प्लॉट की लंबाई है। देखिए इसको, देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास या तो इसका क्षेत्रफल हो या इसका परिमाप हो। लेकिन इसमें पूरा नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ क्लू दे रखा है कि 8 मीटर भुजा वाला, जैसे ये देखिए भाई, ये आयत है, इस पे 8 मीटर भुजा का एक वर्गाकार तरणताल है, मतलब स्विमिंग पूल है। तो इसका 1/8 घेरता है, इसका मतलब पहले स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल कितना हो गया, 8 गुणा 8 हो गया, यानी 64 हो गया, 64 मीटर स्क्वायर। तो ये 1/8 घेरता है, इसका मतलब पूरे पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, 64 गुणा 8 होगा। तो 64 गुणा 8 कितना हो गया, 8 चौको 32 का 2, 8 छक्का 48, और 3 51, 512, 512 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, इसका मतलब सपोज लंबाई चौड़ाई इसकी x है, तो लंबाई हो गई 2x, तो बराबर 512। तो ये हो गया 2x² बराबर 512। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 512/2। तो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 11 हुआ भाई, 2 पंजे 10, और 2 छक्का 12, 256 आया। तो
तो एक्स स्क्वायर बराबर 256, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालना आपको आता है, वर्गमूल इसको निकालेंगे तो 256 का 16 का वर्ग होता है, तो ये आ जाएगा 16 मीटर। तो एक्स ये चौड़ाई आई भाई 16 मीटर। अब क्योंकि इसकी लंबाई दुगनी है तो इसका आंसर होगा 32 मीटर। 16 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर 32 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है चौड़ाई है। आगे चलिए, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4 भाग बेच दिया गया, शेष बच्चे अंडों की संख्या है। इसमें क्या करेंगे, 500 अंडे थे, 3/25 टूट गए, तो 500 का 3/25 निकालिए, 25 दूना 50, जीरो, तो 20×3 60, तो टूट गए। अब शेष कितने बचे, 500 में से 60 कम कर दीजिए, 440 बचे, 440 अंडे शेष बच गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बिक गया। अब इसका देखिए 4/5 भाग बिक गया, तो 440 गुणा 4/5, इसको काटिए 5 से, 5 8 40, फिर 40 हो गया, 5 8 40, तो 8 चको 4 8 32, 3 4 8 32 और 3 35, यानी 352 अंडे बिक गए। तो शेष बचे अंडों की संख्या, तो 440 में से इसको घटा दीजिए, 352, 10 में से 8 तो हो गया, 13 में से 5 गया 8, तो इसका मतलब 88 अंडे शेष हैं, जो बी वाला आंसर है, 88 अंडे। आगे 12 गुणा 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। देखिए, अगर फर्श पे टाइल्स बिछानी है या कोई कपड़ा बिछाना है या यहाँ पे पट्टियाँ बिछानी है, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं हम, ऊपर का मतलब उसके फर्श के क्षेत्रफल में टाइल का या टाट पट्टी का या जो भी उसमें बिछाना है उसके क्षेत्रफल से भाग देते हैं। तो भाग देने का सबसे सरल तरीका भिन्न के रूप में इसको लिखिए। यहाँ लिखिए 12 मीटर गुणा 10 मीटर, ये ध्यान रखना मीटर में, नीचे ये सेंटीमीटर में उसकी टाट पट्टी की लंबाई चौड़ाई, ये 10 गुणा 8 है। तो इस यहाँ ये ध्यान रखना कि इसको भी सेंटीमीटर में हमें करना है, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये 12 मीटर में 1200 और ये 1000, तो इसको हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 1200 गुणा 1000 बटा हो जाएगा 10 गुणा 8। देखिए जीरो से कटा, ये जीरो कटा, 8 से 12 कट रहा है, 8 एकम 8, 40, 8 पंजे 40, 150, तो 150 के आगे गुणा करेंगे तो यहाँ 100 है, तो ये हो जाएगा 150 के आगे 2 जीरो और आ जाएंगे 100 के गुणा करके, तो 15,000 ये लगेंगी आयताकार पट्टियाँ। ठीक है, आगे चलिए 48। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी। देखिए यहाँ धनराशि नहीं दे रखी है, केवल मिश्र धन दे रखा है, तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा, माना मूलधन 100 रुपये है, तो अगर मूलधन 100 रुपये है तो 100 रुपये के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो फिर मिश्र धन 100 गुणा, इसमें दर है 8%, 8 गुणा समय है 4 वर्ष बटे 100, तो 8 चौको 32 रुपये हुआ भाई। अब 32 रुपये 1 साल का ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 रुपये भी वापस देगा, धन 32 देगा, तो 132 हो गया। अब इसकी तुलना करेंगे,
अगर मिश्र धन 132 तो मूलधन हो गया 100 रुपये। अगर मिश्र धन इतना है, कितना 6600, तो मूलधन हो जाएगा 100/132 गुणा 6600। सॉरी, यहाँ जगह नहीं हो रही है, मैं इसका गुणा इधर कर रहा हूँ, गुणा 6600। काटिए इसको, ये देखिए 132 किससे कटा, 3 तो 5 1 6, 3 से काटे, 3 चौको 12, 12 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इतना आ गया 44। 11 से काटिए, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 200 आ गया। 4 से 100 काटा, 25 आया, तो 25 दूना 50, तो ये हो गया 5000। इसका मतलब वो मूलधन उसका 5000 रुपये था। क्लियर हो गया? यहाँ पे समझ में आ गया। 132 पहले हमने क्या किया, इसमें मूलधन माना 100 रुपये, तो 100 रुपये के हिसाब से ब्याज हो गया 4 वर्ष का 8, क्योंकि 1 वर्ष का 8 है, तो 4 वर्ष का हो गया 32 रुपये। तो इसका मिश्र धन बन रहा है 132 रुपये। तो अगर मिश्र धन 132 था तो मूलधन था 100 रुपये। अगर मिश्र धन 6600 है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 100/132 गुणा आ गया 6600, तो इसका मतलब 5000 मूलधन था। एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। यदि वस्तु को 700 में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। वह वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखिए इसका हम अंतर देखेंगे। पहले हमें ये मानना पड़ेगा, माना उसे x रुपए की हानि हो रही है, तो लाभ 3 गुना होता है, तो लाभ कितना हो जाएगा उसका, 3x। अब मतलब ये लाभ और हानि दोनों किस में है, 500 और 700 के बीच में, यहाँ अंतर है 200 का, तो इसका मतलब x धन 3x बराबर 200। मतलब इसमें 3 गुना लाभ भी है और 1 गुना हानि भी है, x हानि भी है, तो 3 और 1 4x हो गया, 4x बराबर 200 हो गया। तो x बराबर ये 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ 4 पंजे 20, 50 रुपये की। इसका मतलब हानि हो रही है 50 रुपये की, तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य है 500 में 50 जोड़ दो, 500 धन 50, तो कितना हो गया 550। तो क्लियर हो गया। अगर 50 तो उसका 3 गुना लाभ हो रहा है, मतलब 50 50 50 3 बार तो 150, तो 550 क्रय मूल्य हो गया, उसमें 150 और जोड़ो तो 600 700 हो गया। देखिए, तो 700 में बिकी, तो उसको 3 गुना लाभ हो रहा है हानि की अपेक्षा। नेक्स्ट चलिए, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो यहाँ सीधी सी बात है, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले देखना है कि फल विक्रेता तो 2 रुपये के हिसाब से 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, माने एक नींबू कितने का पड़ गया, एक नींबू पड़ गया 50 पैसे का। यही तो हुआ क्रय मूल्य, हो गया एक नींबू का क्रय मूल्य 50 पैसे। अब बेच कैसे रहा है, 3 रुपये में 5 नींबू 3 रुपये के, तो एक नींबू 3 रुपये का, चलो यहाँ पैसे बना दो, सीधा 300 कर दिया हमने, तो बटे 5, इन्हीं से काटा 5 का 30 60, तो 60 पैसे का हुआ। मतलब एक नींबू खरीदा 50 पैसे में, बेचा 60 पैसे में, तो लाभ कितने का हो गया, 10 पैसे का लाभ हो गया, 10 पैसे का। तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर होता है
लाभ, लाभ 10 पैसे का हुआ, तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 50 पैसे था, 50 कम 50, 50 दूना 100, तो इसका मतलब 10 दूना 20% का उसे लाभ हुआ। क्लियर हो गया। अब 51वां सवाल है, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य न तो विषम है न सम संख्या है। देखिए, शून्य को सम संख्या ही माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा शून्य एक सम संख्या है। अभाज्य इसलिए नहीं है कि अभाज्य संख्या होने के लिए दो गुणनखंड होने जरूरी हैं, और न तो सम है न विषम, ऐसा भी नहीं है, ये विषम भी नहीं है, उसे एक सम संख्या माना गया है। बड़े से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। देखिए, ऐसा क्या कर, बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, उसके बाद 7, मतलब पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर 7 के बाद बड़ी संख्या 6, फिर 3, फिर 0, 5 अंकों की बन गई। छोटी से छोटी संख्या के लिए इसके नीचे 0 हम पहले नहीं लिख सकते, तो 3 0 लिखेंगे, फिर 6, 7, 9। अब इसको घटा दो, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गया 5, यहाँ 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, तो ये हो गया 66,951, 66,951, 66,951, ये वाला उत्तर है। 53 वाला सवाल देखिए, संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? देखिए, 1 5 है, 1 5 है, तो पीछे वाला 5 का स्थानीय मान होगा 5 के आगे कितने 0? 5 अंक हैं, तो 5 0, और इसमें से 50 घटा दो बस। 0 10 में से 5 गया 5, 9 9 9 4, तो हो जाएगा 4,99,950। नहीं सॉरी, योग करना था, क्या करना था? योग 0500005, तो 5,50,000, ये वाला उत्तर। ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या। देखिए, प्रथम 100 तक की जो गिनती है, उसमें 3 और 5 से वही संख्याएं, पहले हम क्या करेंगे, 3 और 5 का लॉसा निकाल देंगे, तो 3 5 15 होता है लॉसा, तो 15 से कौन कौन विभाजित होंगे? 15 का फाड़ा बोल दो, तो 15 छक्का 90 तक होता है, तो इसका मतलब 6 संख्याएं वो होंगी जो विभाजित होते हैं 3 और 5 से। 54 55 देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 6 से भाज्य है? देखिए, जो संख्या 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी भाज्य हो, इसका मतलब इसका लॉस हम निकालेंगे, वही तो लॉस होता है। 3 4 5 6, तो ये तो बहुत वो है, पहले चलो 3 2 से ही दीजिए, 3 2 दूनी 4, 5 2 3 6, अब 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 2 5 ऐसी है, 3 एकम 3, तो हो गया 5 दूनी 10, 10 3 30, और 30 दूना 60, तो संख्या 60 है, बी आंसर है। अगला देखिए, जब ऋण 1, जब -1 और को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। देखिए, इस सवाल को हम इस ढंग से समझते हैं कि हमने ऋण 1 गुणा ऋण 1 पहले किया, ठीक है, को 100 बार गुणा किया जाए, एक बार हमने गुणा किया,
तो इसका आंसर एक ही आएगा, लेकिन ऋण ऋण का धन हो जाएगा। फिर इसको गुणा ऋण एक से किया, एक का एक को एक, एक ही हुआ। अब यहाँ धन ऋण का ऋण हो जाएगा। तो यानी एक को एक बार गुणा करके धन हो रहा है, दूसरी बार गुणा करके ऋण हो रहा है, फिर तीसरी बार गुणा करेंगे धन हो जाएगा, चौथी बार करेंगे ऋण हो जाएगा, पांचवी बार करेंगे धन होगा, छठवीं बार करेंगे ऋण हो जाएगा। तो 100वीं बार करेंगे तो इसका मतलब सम संख्या पे ऋण आ रहा है, तो 100 बार गुणा करने पे भी ऋण एक हो जाएगा। ठीक है। निम्न को सरल करने से प्राप्त होगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसका सही हटाएंगे तो 4 कम 4 और 3 7, ये 7/4 होगा। तो 7 उल्टा हो जाएगा, गुणा में 4/7 हो जाएगा। तो 4/7 होने पे क्या हो गया, 7 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 4। अब हम इसको यहाँ इसका भी गुणा कर देंगे। तो 4 से काटिए, 4 2 ना, इसको मैं लाल से काटता हूँ। 4 2 8 और 4 3 12 हो जाएगा भाई। अब ये 5 5 कट गए, तो यहाँ अंदर कितना बच गया, यहाँ पे 3/2 बच गया, और यहाँ अंदर बच गया धन 4। देखिए हम 4 और गुणा 2 भी है भाई, कितना है, गुणा 2 बाहर से है। तो पहले हम इसको जोड़ेंगे तो सीधा बढ़िया ये है कि यहाँ पे 4 है, तो 4/1 होगा, तो इसका मतलब 8/2 हो जाएगा। नीचे बराबर करते हैं ना जोड़ने के लिए। अब इसको तो 8 और 3 11/2, तो 11/2 गुणा 2, तो ये 2 2 कट गए इधर। अब ये वाली संख्या बची है, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 31, 31/2 में से अब 11 घटाना है। तो फिर इसको 11 का हम बटे 1 करेंगे तो इसको 2 बनेगा नीचे, तो ये 22/2 हो जाएगा समान हर करने पे। तो 31 में से 22 गया, तो 9/2 आंसर। ठीक है। अगला, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। देखिए इसको भिन्न के रूप में सरल करना है, तो दो, इसको अगर पहले भिन्न में बदलना है, देखिए दो दो सवालों का एक एक सवाल बनाया गया है। 2.75 है, तो ये हो जाएगा 2 सही। अब 7 5 कितना होता है, 3/4। अगर आप इसको भिन्न में बदलेंगे, 3/4 ऋण 1 सही, 1/4 होता है दशमलव ये। फिर है धन 4 सही, 3/4। फिर है ऋण 3 सही। तो ये हो जाएगा भिन्न में बदल के 80/100 होगा ना ये। तो ये 0 कटे 0 कटा, 2 चौको और 2 पर 4/5 होगा। कितना हो जाएगा, 4/5। 3 सही 4/5। अब इसको जोड़ेंगे हम, भाई इसको हल करेंगे तो धन धन जुड़ेगा भाई। पहले इसको जोड़ दीजिए, ये धन है, तो 4 और 2 6 सही, और 3 और 3 6, 6/4 रहने दीजिए अभी इसको ऐसे ही। 6 सही 6/4। अब ये ऋण ऋण भी जुड़ जाएगा, तो 5 चौको 20 हो गया, ये ऋण आ जाएगा, यहाँ हमने 20 कर दिया। तो चलिए ऐसे में कठिन हो रहा है, इसको हम पहले क्या करते हैं, इसके नीचे समान वो कर दीजिए इनको। 4 2 नहीं 8 और 3 11, 11/4 हो रहा है। तो इसको 4 पंजे 20 बना देते हैं इनका, क्योंकि 20 इसका लॉस हो रहा है। तो 11 बटे मतलब 5, 4 पंजे 20 हो रहा है, तो 5 4 दूनी 8 और 3 11 हुआ।
तो 11 पंजे 55, ये सरल हो जाएगा करने के लिए। 55/4, 55/20 हो गए समान और करके। फिर ऋण है 4 एकम 4 एक 5, तो ये भी बटा 20 हो गया, ये सब का बटा 20 हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने ये सब। अब यहाँ पे ऋण हो गया 4 एकम 4 एक 5 है, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 5 से गुणा कर रखा है इसको। फिर धन है 4 चौको 16 और 3 19, तो 19 पंजे 95। फिर ऋण है 5 या 15 4 19, 19 चौको 76। अब देखिए धन धन जुड़ेंगे 55 और 95, तो 95 में 5 जोड़ के 100 150 हो गया भाई। जोड़ कितना हो गया, ये धन धन का 150 और 76 और 25, 75 और 25 100 होते हैं, तो 76 और 25 हो गया ऋण 101। तो ये घटा के आया 49, 49/20 हो जाएगा, 49/20। अब 20 का भाग हम 49 में देंगे, तो 20 दूनी 40 और 9/20, तो आंसर आ गया 2 सही 9/20। तो ये ए वाला आंसर सही है, 2 सही 9/20। 150% बराबर है। 150% किसके बराबर होगा, प्रतिशत मानी बटे 100 होता है, तो 150/100। अब जब हम 100 का भाग 150 में देंगे, तो किसी भी संख्या में 100 का भाग देने पे उसके 2 अंकों के पीछे दशमलव आता है, तो 1.50, या हम इसको 1.5 भी कह सकते हैं। तो ए वाला सही है। लास्ट वाला प्रश्न है, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है, तो 3:05 को लिखेंगे हम ये 3.05 PM। क्या लिखेंगे, 3.05 PM। तो इस वर्ष का जो ये क्वेश्चन पेपर था 2019 का, ये काफ़ी कठिन है, तो आने वाले वर्षों में भी इससे ऐसी प्रश्न पत्र आने की उम्मीद रखिए। इस तरह से आपको काफ़ी हाई लेवल की मैथ्स की तैयारी करनी होगी, अगर आप नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, शुभकामनाएं।